नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। ब्रेकिंग न्यूज़ हम सब देख रहे हैं। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, ये कंफर्म है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है और साथ-साथ अभी हम देख रहे हैं कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बात कर रहे थे और सीजेपी की तरफ से भी बात हो रही है। सर, मैं आपका स्वागत करती हूँ फिर से हमारे चैनल में। और सर, एक बात बताना चाहती हूँ कि अभिजीत दिपके जो है उन्होंने स्टेज पे बात करते हुए कहा है कि हमारी आगे 2-3 जो डिमांड्स है वो पूरी करना बाकी है। और एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है कि सरकार ने सारी जो डिमांड्स मान ली है। तो सर, हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि कैसे सरकार ने सारी चीजें मानी और अभी ये भी बात करना जरूरी है सर कि सारी बातें मानकर क्या सरकार ने सीजेपी ने जो एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की कोशिश की थी उसको हटा लिया है या उनके ये पैरों के नीचे से जमीन हटा ली है, चाहे कोई विपक्ष के नेता हो या फिर सीजेपी हो। तो हमारे साथ अभी जुड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के लॉयर एडवोकेट पंकज जोशी सर। सर, आपका बहुत स्वागत है फिर से। जी नमस्कार मैडम, और आपके सभी व्यूअर्स के लिए नमस्कार। और जैसा कि अब फिलहाल यही है कि सीजेपी का जो आंदोलन है वो एक उसकी जो एक एक्सट्रीम जो सिचुएशन होती है जिसमें कि जो उनकी जो डिमांड जो थी कि ऑनरेबल जो मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनका रेजिग्नेशन हो, तो गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स के इस मांग को देखते हुए भी उन्होंने इसको भी माना और और इस बात के लिए खुद ऑनरेबल मिनिस्टर ने अपना रिजाइन जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजा। और उन्होंने कहा भी इस बात को कि अगर छात्रों को कहीं ऐसा लगता है कि मेरी वजह से कहीं कुछ है, तो उन्होंने अपने नैतिकता को देखते हुए और छात्रों के भविष्य को देखते हुए या कहीं कोई कंफ्यूजन की जो स्थिति है वो छात्रों के बीच में ना रहे, तो ये सारी चीजें देखते हुए उन्होंने अपने जो त्याग पत्र है वो प्रधानमंत्री जी को भेजा। और जैसा कि अभी तक जो भी न्यूज़ों में आ रहा है कि वो एक्सेप्ट भी हुआ है। तो ये एक तरह से अब जिस चीज के लिए सीजेपी जो है अपने उसमें कह रही थी कि हम अपनी जो है इस तरह से करेंगे, तो वहां तक जो है गवर्नमेंट ने अपने आप को बैक लेते हुए और खुद इस पूरे आंदोलन को किस तरह से हैंडल करना है उसके लिए खुद प्रधानमंत्री जी ने खुद मोर्चा संभाला, खुद छात्रों के बीच में जाकर उन्होंने बातचीत करना शुरू किया, उन्होंने खुद वीडियो डाले, खुद छात्रों को संबोधित किया और उन्होंने फिर छात्रों को धन्यवाद भी दिया। और इस तरह की कहीं भी कोई भी एग्जाम हो, चाहे नीट का हो, चाहे यूपीएससी का हो, एसएससी का हो, रेलवेज के हों, और बाकी की जितनी भी चाहे यूजीसी नेट का एग्जाम हो, इन सभी के लिए एक जो दिल्ली पुलिस के अंडर में जो एसटीएफ है उसको जो है अब नई तरह से जो है वो पूरी एक तरह से बनाई जाएगी और उसमें जो आगे जो है वो प्रक्रिया और कहीं भी कोई इस तरह की गड़बड़ियां अगर होंगी तो उनको सीधा जो है वो दिल्ली पुलिस मॉनिटर करेगी। और जो पिछली गड़बड़ियों के लिए कहीं भी जो भी इस तरह की आशंकाएं हैं उन सभी को फुल प्रूफ करने के लिए और सरकार ने उनके लिए भी उसमें अगर कोई दोषी है तो उनके खिलाफ उन ट्रायल्स को जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए जो है वो कोर्ट्स जो है वो बनाई गई हैं। तो उसमें जो भी है उसमें जो भी कर्मचारी है जिसके खिलाफ जो भी एलिगेशन है उनको जो है उस समय देखा जाएगा कि उसमें क्या एलिगेशंस हैं और किस तरह से उनका उसमें कोई हाथ है या नहीं है। और जो उनकी जो अन्य डिमांड भी हैं कि जो स्टूडेंट्स जो हैं और जिनके साथ कोई दुखद घटना हुई है तो उनके लिए जो भी कंपनसेशन की जो डिमांड है वो भी गवर्नमेंट ने मानी है कि
ठीक है, क्योंकि आप किसी का दुःख जो है वो तो कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक कंपनसेट करके उनको थोड़ा-सा सांत्वना दे सकते हैं। राइट। और साथ ही साथ ऐसे प्रोटेस्टर जो पीसफुली वहाँ पर हैं, तो उनके खिलाफ भी कोई इस तरह की पुलिस की कार्रवाई ना हो, कोई मुकदमे या वो ना हो, तो इस तरह के पीसफुल प्रोटेस्टर्स के लिए भी जो है गवर्नमेंट ने कहा है। और आगे किस तरह से चीज़ें और बदलेंगी, क्योंकि इसमें केवल एक पक्ष नहीं है, इसमें तीनों चारों लोग जो हैं वो अलग-अलग हैं। कांग्रेस पार्टी का अलग रोल है, सीजेपी का अलग रोल है, आम आदमी यस। पार्टी के लीडर भी हैं, और जो सोनम वांगचुक हैं वो अपना फास्ट तोड़कर, और उन्होंने सरकार के साथ जिस तरह से ये सकारात्मक रवैया जो है कि गवर्नमेंट ने बातों को सकारात्मक तरीके से लिया है, उन्होंने अपना अनशन जो है वो तोड़ा। माननीय ऑनरेबल मिनिस्टर जेपी नड्डा जी ने उनका अनशन जो है वो तोड़वाया, और वो इस बात से उन्होंने सहमति भी जताई कि सरकार जो है हमारी बातों को सुन रही है, सुनने के लिए तैयार है, और जो हम कह रहे हैं उन बातों को मान भी रही है। तो लोकतंत्र में और डेमोक्रेसी में यही एक रवैया जो है वो होना चाहिए। जो विपक्ष के लोग जो कई बार इस बात को उठाते थे कि प्रधानमंत्री जी नहीं सुनते हैं, या रूलिंग पार्टी ने जो एक तानाशाही कर रखा है, या इस तरह का जो रवैया है, तो आज इन सारी बातों को जो है नज़रअंदाज जो है उन सभी चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए प्रधानमंत्री जी ने सारी बातों को जो है वो खुद हैंडल किया, और चीज़ों को एक्सेप्ट किया। तो तो कुल मिला के सारे जो छात्र जो हैं वो अपने आप को जो है भारत देश से अलग ना समझें, या किन्हीं ऐसी जो शक्तियां हैं जो कहीं ना कहीं चाहती हैं कि भारत में कहीं भी किसी भी तरह से एक अराजकता का माहौल बने, पैदा हो। तो ऐसा प्रधानमंत्री जी बिल्कुल नहीं चाहते हैं, और उन्होंने जल्दी से जल्दी इंटरवीन करके इसको अपने किया, और आगे जो है ये जो पूरा जो जल्दी से जल्दी जो है इसमें चीज़ों को हैंडल करके, और ये और फिर भी ये इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि सरकार जो है वो हमेशा चाहती है कि पहले जो है वो भारत जो है वो अपने अपने आप को अखंड रखे, और वो अपने लोगों के बीच में जो एकता का जो परिदृश्य है वो बना रहे। इसकी वजह से कहीं भी ऐसा माहौल क्रिएट ना हो जिसकी वजह से लोगों को ये महसूस हो कि सरकार किसी तरह से उन्हें दबाव में रख रही है, और अगर कहीं कोई सुधार की गुंजाइश है तो सरकार उसे पूरा निभाने को तैयार है, करने को तैयार है। यस सर। सर आपने जैसे कहा कि विपक्ष जो है आरोप लगा रहे थे प्रधानमंत्री मोदी जी पे कि वो डिक्टेटरशिप की तरह, अभी भी सर, अभी मैंने न्यूज़ में देखा राहुल गांधी जिस तरह से बात कर रहे थे, डिक्टेटरशिप की गवर्नमेंट है। तो सर अगर ऐसा होता तो ये सारे जो डिसीजंस आए ये नहीं होते। जिस तरह से भाषा का उपयोग किया गया प्रदर्शन के दौरान, मोदी जी के पर्सनल अटैक हुए उनके ऊपर, तो वो भी नहीं होते। लेकिन सर इसको अब अगर हम देखते हैं, और राहुल गांधी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हो रही थी उसमें उन्होंने आरएसएस को भी इन्वॉल्व कर लिया। वो कह रहे थे कि हमारी एजुकेशन सिस्टम को बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि आरएसएस के लोगों ने कब्जा करके रखा हुआ है, एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से खोखला बन चुका है। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि राहुल गांधी जी पहले तो इस सीजेपी के आंदोलन में गए नहीं, छात्रों के बीच में गए नहीं, और वो खुद अपने ही बर्थडे मना रहे हैं अपने, और उनके जो वरिष्ठ नेता हैं वो अपना बर्थडे मना रहे हैं। ऐसे समय पे जब आपको आप विपक्ष के नेता हैं, आपको छात्रों के बीच में जाना चाहिए था, संवाद करना चाहिए था, उनकी बातों को विपक्ष के नाते उठाना चाहिए था, तब तो आपने उनकी किसी भी बात को सुना नहीं, कहा नहीं। उल्टा आप अपने जो है अपने कार्यों में बिजी रहे, और उसके बाद जैसे ही एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, जब आम आदमी पार्टी के लीडर्स वहां पर पहुंचे और उन्होंने इस मामले को उठाना शुरू किया, तो राहुल गांधी जी को लगा अरे मैं तो बहुत पीछे रह गया,
अब मैं क्या ऐसी नई चीज करूं कि जिसकी वजह से सारा मीडिया जो है मुझे मेरे पास आए और मैं क्या उस मामले को उठाऊं। तो उसके बाद वो सीधा मैं एक कदम आगे बढ़ते हुए तो वो सीधा प्रधानमंत्री जी के आवास के बाहर, क्योंकि वो अपोजिशन के लीडर हैं और वहां पर इतने सीनियर हैं, तो एक तरह से पुलिस को भी या इंटेलिजेंस को भी ये पता नहीं रहता है कि ऐसी ऐसी चीजें एक साथ एक तुरंत हो सकती हैं। और सारे सांसद जो है उनके चूंकि अपोजिशन पार्टी के वो हैं, तो सारे जितने भी सांसद हैं वो तुरंत आ गए और कॉल पर, और उन्होंने उससे उनकी पार्टी के उन सांसदों को भी कभी ये इस चीज का महसूस नहीं हुआ कि अगर कोई कहीं इस तरह से छात्रों के बीच में कहीं कोई इस तरह का दर्द है तो उन्हें वहां पर जाना चाहिए। तो तब तो उन्होंने इस तरह की कोई चीज की नहीं की जिससे कि छात्रों को लगे कि कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस के लोग या कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं। जब आम आदमी पार्टी के नेता पहुंचने लगे तो उन्हें लगा कि नहीं, हम इसमें पीछे ना रह जाएं, क्योंकि आंदोलन चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अपनी सहभागिता रखनी चाहिए। तो तब उन्हें इस बात का करते हुए तब उन्होंने इस चीज, और उसमें भी वो केवल ये नहीं चाह रहे थे कि ये जो मुद्दा जो है ये युवाओं का, उन्हें इसमें भी जो अपनी अप्रोच है वो एक जैन जी की अप्रोच लग रही थी कि किस तरह से देखिए ये जो युवा है वो जैन जी है। आप भारत के युवाओं को जैन जी बता बताकर उन्हें उकसाने की जो कोशिश कर रहे हैं वो कहीं भी किसी भी तरह से लोकतंत्र के लिए तो हित में है नहीं। आप सोचते हैं कि किसी तरह से बांग्लादेश की तरह या नेपाल की तरह तख्ता पलट हो जाए और मुझे प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो उसके लिए आपको कुछ मेहनत भी तो करनी होगी या निकलना भी तो पड़ेगा, और आपको जो रियल इशू है उनके लिए बात भी तो करनी होगी। तो वो मेहनत तो आप करना नहीं चाहते। अब कहीं कोई किसी भी स्टेज से अगर कोई युवा धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन पर बैठे हैं और वो बातों को उठा रहे हैं, उनमें दो बातें कम हो सकती हैं, दो बातें ज्यादा हो सकती हैं, ये चीजें हैं, लेकिन विपक्ष की तो जिम्मेदारी बनती है। तो वो कार्य वो चीजें तो राहुल गांधी जी ने फॉलो की नहीं। और अब लास्ट में जब उन्हें लगा कि अब जो है ये मसला जो है दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां कहीं ना लेके चली जाएं, तो क्योंकि अखिलेश यादव जी भी पहुंचे, कहीं वो माइलेज ना गेन कर लें, या या जो है अरविंद केजरीवाल जी हैं वो कहीं इस माइलेज को ना ले जाएं, तो इसके लिए फिर उन्होंने अपना जो प्रोटेस्ट है उसमें वो भागीदार हुए। और उसमें भी उन्होंने कहीं भी ये बात नहीं की कि किस तरह से जो है जो इम्प्रूवमेंट जो है वो सिस्टम का होना चाहिए। वो केवल यही बात करते रहे कि सरकार तानाशाह है, सरकार ऐसी है, सरकार में इस तरह के। और जैसे ही उन्होंने कहा कि सरकार को इस तरह से बातचीत करनी चाहिए, मैं सरकार तो खुद ऑनरेबल मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी वहां पर पहुंचे थे और तुरंत उन्होंने राहुल गांधी जी से बात करने की कोशिश की और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, आप बताइए, आपकी जो भी आप इस तरह से आप क्या चाह रहे हैं। तो सरकार की तरफ से कहीं भी कम्युनिकेशन के लिए, संवाद के लिए कहीं भी कोई जो है वो कहीं भी कोई कोताही नहीं बरती गई हमेशा। और इस बात के लिए तो खुद प्रधानमंत्री जी और हम और भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए मैं तो ये कहता हूं कि आप इतनी मतलब मजबूत स्थिति से जनता ने आपको सत्ता में बैठाया और उसके बावजूद हर प्रोटेस्ट जो है, किसी भी प्रोटेस्ट को इन्होंने मतलब रोका नहीं। चाहे कोई भी किसी भी लेवल का, हर अलग अलग एंगल से, हर अलग अलग उसको लेते हुए, क्योंकि सबसे पहले महिलाओं का मी टू आंदोलन जब चला तो वहां से लेके और किसानों से लेके और फिर सारे और यहाँ युवाओं तक सारे आंदोलनों के लिए, जबकि जबकि पार्टी का साधारण कार्यकर्ता भी इस बात को जानता है कि ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार या केंद्र की सरकार को हटाने के लिए है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी ने हर प्रोटेस्ट को, हर आंदोलन को होने दिया। एक केवल एक सामान्य वर्ग का जो एक प्रोटेस्ट जो है यूजीसी, उसके लिए जरूर क्योंकि वो खुद इनका जो है वोट बैंक है, तो एक वो जरूर एक प्रोटेस्ट नहीं होने दिया। इसके अलावा तो इन्होंने कोई भी जो आंदोलन है वो किसी भी एंगल से लेफ्टिस्ट हो या कोई
सारे आंदोलन होने दिए, सब में बातें को सुना रखा, और उस तो उल्टा अपने अपना वोट बैंक जरूर इन्होंने अपना इस तरह से कह सकते हैं कि कमजोर किया हो। विपक्ष के तो जितने भी जो आंदोलन है, इन्होंने ना सभी को परमिशन दी, सभी को होने दिया, सभी तक लास्ट तक क्या कि पूरी जो जो है कि क्या होनी चाहिए, और आज यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा भी हो जाए तो वो भी एक्सेप्ट किया। तो इस तो जो ये कहना कि तानाशाही है, तो तानाशाही जो पार्टी का कोर वोटर है उसके लिए तो एक हो सकती है कि वो ये सोचने पे मजबूर हो कि हम भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं कि नहीं। इसके अलावा तो मतलब कोई भी जो है वो हर प्रोटेस्ट होगा उसमें सरकार सुनेगी भी, रिएक्ट भी करेगी और सारी चीजें होंगी। तो ये तो विपक्ष का जो कहना है वो तो बिल्कुल जो है वो बिल्कुल बेकार है, और इसमें कहीं भी कोई तथ्य नहीं है। यस सर। तो जैसे सर राहुल गांधी ने कहा कि एजुकेशन सिस्टम को आरएसएस चला रहे, खोखला बना दिया है। तो सर ये तो सर अभी 10-12 साल से बीजेपी की सरकार आई है, इसके पहले तो इनकी सरकारें थी सर। तो एजुकेशन सिस्टम बनाने का काम तो इन्होंने ही किया है, इनकी पार्टी ने ही किया। तो सर अगर कोई चीज को, अपने गौरवशाली इतिहास को सिलेबस में डालना अगर खोखला होता है तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जैसे कि इमरजेंसी के चैप्टर्स डाले हैं, मुगल एम्परर्स को काफी ग्लोरीफाई करके रखा हुआ था, वो हटाकर छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, बहुत सारे ऐसे हमारे वीर योद्धाओं के बारे में इंफॉर्मेशन डाली है। तो ये अगर डालना, अगर इनको ऐसा लगता है कि खोखला बनाना है, तो ये तो सर बहुत सोचने वाली बात है। दूसरी बात सर ये है कि आपने जैसे कहा कि अपोजिशन हमें सरकार बदलना चाहती है, बाकी कुछ नहीं। ये भी हमने देखा कई सारे आंदोलन में सर। अभी बात दोनों तरफ से अगर हम सोचते हैं, सरकार की और जो प्रोटेस्ट हुआ विद्यार्थियों का एज सच, उनकी भी, तो कई बार सर हमने ये पढ़ा कि कहीं ना कहीं एंटी सोशल एलिमेंट्स या एंटी इंडिया जो भी लोग हैं वो इसके पीछे थे। अब कितना सच है ये तो नहीं पता, लेकिन बात तो हो रही है सर सब तरफ। तो सर अभी आगे जाके ये सीजेपी जो है ये डिमांड एक के बाद एक रखेगी, क्योंकि अभी रख रहे हैं तो आगे जाके ये क्या करेंगे? अभी तो फिलहाल उन्होंने बोल दिया कि प्रदर्शन खत्म हो गया। देखिए, इसमें जो जो आपने कहा है, इसमें जो दोनों तीनों जो बातें हैं, जो सबसे पहले तो ये है कि आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है वो सिस्टम का पार्ट है या बन रही है, तो उससे उससे विपक्ष की पार्टियों को दिक्कत है। तो आरएसएस की आइडियोलॉजी कोई ऐसी कोई ऐसा कुछ अलग तो ऐसा कुछ है नहीं कि जिसकी वजह से कहीं देश में कहीं कोई नेगेटिव या नकारात्मक जो है उसकी वजह से कोई बड़े खुद आरएसएस चीफ हैं मोहन भागवत जी, वो हमेशा सामान्य जो बातें हैं जो हम सभी के परिवारों में होती हैं उन्हीं बातों को वो दोहराते हुए कहते हैं कि हमें अपने बच्चों से संवाद करना चाहिए, हमें जो है अपने परिवार को समय देना चाहिए, हमें हमारा जो कुटुंब है उसको आधार बनाना चाहिए, और और जो हमारी जो सांस्कृतिक एकता है वो त्योहारों के माध्यम से, हमारे हमारे पर्वों के माध्यम से होती है। तो इन सभी में हमें भाग लेना चाहिए, परिवार के साथ लेना चाहिए। तो केवल कुटुंब को जोड़ने की बात अगर कोई इंसान कहता है तो इसमें कहीं कोई ऐसी नकारात्मकता या नहीं है। और आज तक कहीं अगर अगर आप आरएसएस के को इतना एक्सट्रीम जिस तरह से विपक्ष बोलता है, तो ये आज कहीं ना कहीं केंद्र में या अलग अलग विभिन्न राज्यों में जिस तरह से आरएसएस की सरकार है, तो ऐसा तो नहीं है कि आरएसएस ने कहीं किसी विपक्ष के किसी नेता के खिलाफ कहीं कुछ किया हो। कोई भी कार्यक्रम होता है आरएसएस का तो उसमें वो पक्ष विपक्ष सभी लोगों को अपने जो है कार्यक्रम में बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं। उसमें
कहीं कोई ऐसी बात नहीं होती है कि जिसमें उन्होंने किसी को सेपरेट कर रखा हो, या 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 आरएसएस ने कहीं के जिस तरह से ये कहते हैं कि दूसरे पंथ के लिए नुकसान किया, तो आज तक कहीं कोई किसी दूसरे पंथ के किसी भी इस तरह के जो प्रार्थना स्थल हैं उनके लिए कहीं भी आज तक ऐसा कोई कार्य नहीं किया है। तो ये केवल जो भ्रमचाल जो है ये विपक्ष के लोग जो जिस तरह से फैलाते हैं और उसका डर दिखा दिखा के जिस तरह से एक दोहन करते रहते हैं, तो ये सारी चीजें गलत हैं। और जो सिलेबस में अगर कहीं कोई चीज डालनी है तो अभी तक जिस तरह से एक एक्सट्रीम कंडीशन में जो चीजें हैं वो डाली हुई हैं, अगर मीडिएवल हिस्ट्री को, क्योंकि खास करके जो हिस्ट्री का जो पार्ट है उसमें जो कहा जाता है कि उसमें बीच का मुगल काल अगर ज्यादा है, तो आप देखिए कि उसमें भी कई सारे आप जो है किसी पर्टिकुलर ऐसे राजाओं को या ऐसे शासकों को प्रमोट करने की, क्योंकि जो पॉजिटिव जो भी शासक हैं आप उनको क्यों नहीं प्रमोट करते हैं, क्योंकि उनका यस। उनका भी शासन रहा है। और उस मीडिएवल हिस्ट्री के काल में उसमें केवल मुगल ही नहीं रहे हैं, इसमें और राजाएं भी रहे हैं। हमारे अलग अलग राज्यों में विभिन्न विभिन्न जो शासक रहे हैं उस समय, आप उनको भी पढ़ाइए। आप हिस्ट्री में से किसी को निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन आप उसका जो एक बैलेंस जो व्यू है आप उसे तो हमेशा पढ़ाएंगे ही। तो और जो कंटेम्प्रेरी जितना भी हिस्ट्री है या मॉडर्न हिस्ट्री जो है उसमें भी आपको एक हिस्टोरियन की नजर से आपको सारी चीजें जो हैं वो एक बैलेंस व्यू में आपको पढ़ानी होंगी। बाद यस। में आप जब आप रिसर्च कर रहे हैं या चीजों को आगे जब आप एक हिस्ट्री के उसमें जिस भी उसमें पीएचडी करें या आगे जो भी रिसर्च पेपर अपना जो भी करें, तो चीजें एक बच्चा जो है वो मैच्योर हो जाता है। लेकिन बचपन से ही आपको कोई नाम नेहा है तो नेहा के साथ आप उसमें सलमा जरूर रखेंगे, या उसमें तो बचपन से ही एक इस तरह का जो उसमें चीजें जो हैं कि जो एक सर लगता है कि क्योंकि आप जो भी नाम जो हैं उन नामों तक को ये सोचने पर आप मजबूर हो रहे हैं कि हमें ये नाम भी इस तरह से जो है क्लास की हिंदी की चैप्टर हो या या इंग्लिश के चैप्टर हों उनमें भी हमें इस तरह से नाम रखना होगा। तो ये जो एक एक जो पैटर्न जिस तरह से जो एक शुरुआत हुई टीचर्स की और उन्होंने उसी तरह से बुक्स को लिखना शुरू किया, तो आप बचपन से ही बच्चों के मन में जिस तरह से ये है कि क्या भारत भारत कहीं ऐसी स्थिति में नहीं है जहां पर किसी भी अन्य पंथ विशेष के लिए कहीं किसी प्रकार का अत्याचार कोई गवर्नमेंट के माध्यम से या सिस्टम के माध्यम से हो रहा हो। तो आप बेवजह क्यों ऐसी चीजों को प्रमोट करते हैं और खुद अपने लोगों को हीन भावना में डाल रहे हैं इस बात के लिए कि देखिए अगर हमने ऐसा नहीं किया तो कहीं ना कहीं हम कहीं वो दूसरा पक्ष जो है वो हमें ये ना मान ले कि हम उनके साथ जो है उनके साथ बराबर का न्याय नहीं कर रहे हैं। तो बार बार ये बात अपने लोगों के दिमाग में ये डालना कहना कि नहीं नहीं जब तक हम सामने वाले का को और प्रमोट नहीं करेंगे, आप किसी को एक्सट्रीम प्रमोट करना या प्रमोट करने की आपको आवश्यकता क्या है, आप जैसे हैं वैसे रहिए। ठीक है, यस। दूसरे आप देखिए दूसरे देश या दूसरे जहां पर दूसरी किसी भी आइडियोलॉजी को पनपने ही नहीं दिया जाता है, या आपने अभी देखिए ईरान में किस तरह से कुछ समय पहले प्रदर्शनकारी थे और उसमें लगभग 4,000 से 5,000 प्रदर्शनकारियों की मौत कर दी गई थी। तो आप और मीडिया तक में वो चीजें जो है वो खुलकर नहीं आई। तो नहीं। तो आप और यहाँ भारत एक तरफ भारत है, यहाँ पर हर कोई भी एक्सट्रीम से एक्सट्रीम नेगेटिव आइडियोलॉजी भी कोई अपनी बात रख रही है तो उसको भी सुना जाता है। तो और सुना जाता है तो वो इसलिए सुना जाता है कि भारत में बहुसंख्यक लोग या बहुसंख्यक लोगों में भी जो अधिकतर लोग हैं वो इस बात के लिए मतलब उनमें इतना धैर्य है, उनमें इतना समझ है कि वो चाहते हैं कि ठीक है हमारे आगे हमारे मुंह पे भी कोई विरोध कर रहा है तो हम उसे बचा सकते हैं। यस। तो और उसमें अगर कहीं कोई चीज सुधार की है तो हम उसे सुधार करने की कोशिश करेंगे।
हालाँकि इस बात को भी समझना चाहिए कि जो दूसरा पक्ष है, आप एक चीज़ उनकी मानेंगे, वो दूसरी चीज़ उनको फिर माँगने डिमांड करने लग जाएँगे, क्योंकि वो आपसे कभी संतुष्ट नहीं होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं इन्हीं सारी चीज़ों के माध्यम से अगर सिस्टम में इम्प्रूवमेंट होता है या चीज़ें सुधरती हैं या 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 उससे और कुछ अच्छा हो सकता है, तो ये चीज़ें फिर भी लोकतंत्र है या भारत के लोगों को ये इस तरह से एक्सेप्टेंस की आदत है कि किसी का एक्सट्रीम वो बुरा नहीं चाहते हैं करना, ना उनकी उस तरह से नेगेटिव जो इमोशंस हैं वो नहीं होते हैं। तो इसलिए भारत में ये सारी चीज़ें हैं। और अदरवाइज़ कई लोग इस बात को कहते भी हैं कि इस तरह से जो लोग हैं, कहीं ये आप जिनके बारे में विरोध कर रहे हैं, जिनके लिए विरोध कर रहे हैं या जिनको क्रश करने के लिए सोच रहे हैं, अगर वो कहीं इस तरह से आपकी तरह ही रिजिड हो गए या आपकी तरह थोड़ा-सा भी उनका इमोशन हो गया, तो फिर उसके बाद क्या स्थिति होगी? तो ये सर सारी चीज़ें हैं। और इस तरह से ये कह देना कि आरएसएस को पे आरोप लगा देना, आरएसएस ने हमेशा अपने और अपने के अलावा दूसरे वर्ग और देश के लिए, सभी के लिए जो है केवल एक पॉजिटिव बात कही है। कहीं भी चाहे किसी भी माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से, गवर्नमेंट के माध्यम से, हर माध्यम से उसने यही चाहा है कि भारत और भारत के अंदर जो भी लोग हैं, वो अखंड रहें और एकता के धागे में अपने आप को बनाए रखें। बिल्कुल। सर जैसे बात आपने कही कि कई सारी चीज़ें जो है एजुकेशन में हमको करनी थी और शायद सरकार कोशिश भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया या फिर आईकेएस भी आया, लेकिन हमारी शुरुआत जो हुई है सर, तो ये कांग्रेस की सरकार से हुई थी। जो हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, वो तो कहीं से भी पढ़े लिखे नहीं थे सर, कहीं मदरसे में से आए थे पढ़कर, यूनिवर्सिटी एज सच उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन फिर भी शिक्षा मंत्री बने थे। उसके बाद फिर लेफ्टिस्ट लोगों ने कॉन्कर करके रखा। ये सारी बातें होने के बावजूद अगर ये कह रहे हैं हमारे विपक्ष के नेता कि खोखला बन चुकी है, तो ये पहले से ही खोखला थी। अभी थोड़ी बहुत सुधार होने के चांसेस ज्यादा बढ़ गए, क्योंकि अब सरकार के पास मौका है कि स्टूडेंट्स की डिमांड पर एजुकेशन में रिफॉर्म्स आएंगे, तो शायद ये विरोध भी नहीं कर पाएंगे फिर। सर अभी एक आखिरी सवाल ये है कि अभिजीत दीपके जी के लगातार बयान आ रहे हैं और वो उन बयानों से सर वो एरोगेंस अभी दिखने लग गया है। जैसे एक एग्जांपल है, धर्मेंद्र प्रधान हैज रिजाइंड एंड हिज रेजिग्नेशन प्रूफ that if you people are not afraid, if you people do not bow down to this government, then we can take resignation of anyone। मतलब ये प्रधानमंत्री का रेजिग्नेशन चाहते हैं। प्रधानमंत्री अगर दे भी देते सर इस्तीफा, तो बीजेपी तो बहुमत में है, तो सर कौन आएगा ये हम मालूम नहीं। अगर आपके यूपी से आए गए तो इनकी तो और वाट लगेगी ऐसा लगता है। सर अभी ये मेरा आखिरी सवाल आपसे कि अभी ये आंदोलन खत्म हो गया ऐसा डिक्लेयर कर गया, हमारा एक्सपीरियंस ये है कि अरविंद केजरीवाल ने भी इस तरह का एक मूवमेंट चलाया और पॉलिटिकल पार्टी बनाई, तो क्या सीजेपी इस तरफ बढ़ेगी? मेन मोटो शायद वो ही हो सकता है अभी। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस प्रोटेस्ट को जिस तरह से क्योंकि ये इसमें अभिजीत दीपके जो है उन्होंने इसको चाहे किसी भी एंगल से उन्होंने शुरू किया, उन्होंने इस चीज को जो है वो पकड़ा और आगे बढ़े। और जैसा कि हम जानते हैं कि वो पुराने जो है वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, तो और उसमें उन्होंने अब ये जो है ये अपनी पॉलिटिकल पार्टी या अपना जो भी जिस तरह से जो है वो किया है, तो इसमें अब वो कहीं भी अरविंद केजरीवाल की छाया में तो रहना नहीं चाहते हैं। तो और और खुद अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी के जितने भी और वरिष्ठ नेता हैं, तो वो भी उन्हें छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि उन्होंने उनको भी जो है किसी भी रूप में जो सम्मान जो देना चाहिए था वो उन्होंने उन्हें नहीं दिया। और खुद वो कई तरह के आरोपों में जो है इस समय हैं और उसमें कई सारे कोर्ट में भी मैटर्स जो हैं वो चल रहे हैं। तो अब इस बात को लिए तो अब वो खुद इस बात को बताएंगे, क्योंकि अभिजीत जो है आगे क्या अपनी उसमें करते हैं, क्योंकि
क्योंकि उनके हिसाब से या उनके लोगों के हिसाब से या जो उनके एस्पिरेशंस हैं उनके हिसाब से उन्होंने जो है इस आंदोलन को सफल स्थिति में जो है वो खड़ा किया है और उसको वहां तक पहुंचे हैं। तो उनका जो नाम जो है वो नाम तो एक पॉलिटिकल पर्सन के हिसाब से तो वो अब नाम जो है वो स्थापित जो है वो भारतीय राजनीति में अब इस समय है, वर्तमान में है। इसको वो कितना बनाएंगे या क्या आगे करेंगे तो ये तो भविष्य की ये वाला बातें हैं। सवाल था। यस। क्योंकि सबसे पहले तो जो विपक्ष के जो लोग हैं वो ही उन्हें कितना पचा पाते हैं कि नहीं पचा पाते हैं, उनको कितना स्टैंड लेने देते हैं। तो अभी तो पहले तो वो विपक्ष के जो लोग हैं उन्हीं के बीच में ही तो उन्हें खड़ा होना पड़ेगा। तो यस। उनका जो कॉम्पिटिटर है वो भारतीय जनता पार्टी तो है नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने तो उनको सपोर्ट ही किया है और उनकी जो मांगे हैं वो मानी है। खुद केंद्रीय मंत्री जी बार बार गए हैं तो उनकी बातों को सुना है। तो और वो कहते भी हैं कि हमारी सरकार ने मांगे मानी है। तो भारतीय जनता पार्टी तो किसी भी तरह से उनके कॉम्पिटिटर के रूप में है नहीं। विपक्ष जरूर उनके कॉम्पिटिटर में है। अब जिस भी राज्य से वो आगे राजनीति करना शुरू करेंगे तो वहां पर जो भी विपक्ष की सरकार जो है, जो भी विपक्ष के नेता जो हैं या उनकी पार्टी जो है उन्हें वहां उनके साथ, क्योंकि उनका वोट बैंक तो उन्हीं का वो लेंगे। तो यस। उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक तो उनकी तरफ जाएगा नहीं। तो क्योंकि तो इसमें जो भी इस बात की चिंता करनी है वो तो विपक्ष को करनी है कि उनके बीच में जो है एक नया लीडर जो है राहुल, सबसे ज्यादा चिंता तो राहुल गांधी जी को होनी चाहिए कि अब ये एक नया मतलब जिस तरह से अलग अलग राज्यों में कहीं कहीं पर अलग अलग जो नाम जिस तरह से हैं तो उसमें एक नाम और ये ऐड हो गया है भारतीय राजनीति में। तो ये मैं तो उल्टा कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक और नेता को स्थापित कर दिया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये तो खुद राहुल गांधी जी इस बात के लिए चिंतित हों कि अब ये उनका वोट बैंक कहाँ पर कटने वाला है। तो ये तो उन्हें इस बात की चिंता होनी चाहिए। यस सर। और सर ये तो अभी सर जाने से पहले हम इतना ही कहेंगे कि जिस मुद्दे को लेकर इतना आंदोलन चला, इतना बड़ा इनका, क्या अभी अलग अलग स्टेट्स में जो एग्जाम्स हुई है उसमें भी पेपर लीक हुए हैं, तो क्या अभिजीत दीपके जी अपने मूवमेंट को उनके स्टेट में लेके जाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। पंजाब है, कर्नाटक है, यहाँ पर भी पेपर लीक हुए कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो अगर ये सच में ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो क्या वहां पर भी ये आवाज उठाएंगे? वो एक सवाल। और सर जाते जाते सर ये भी है कि कई सारे लोग आज भी ये मानते हैं कि ये एक टूल किट की तरह यूज किया जा रहा है भारत के खिलाफ। और इसमें सबसे बड़ा एक बयान में आया है जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी, उन्होंने कहा है कि कॉकरोचों को बाहर निकालने में जो योगदान सीजेपी ने किया है उसके लिए देश धन्यवाद देना चाहेगा और याद रखेगा, ठीक वैसा ही जैसा भगवान श्री कृष्ण के समय जरासंध ने अनजाने में अनेक राजाओं को एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया था। तो ये भी बयान आ रहे हैं इस तरह के। सर धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। और सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारा ये वीडियो जरूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। जय हिंद सर, वंदे मातरम। जी, आपने समय दिया इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम।